हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं नीट पेपर एनालिसिस 2022। ओके, क्वेश्चन जो लिया गया है वो सेंटर ऑफ मास से लिया गया है और काफ़ी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आपने डेफिनेशन में ही ऐसा सवाल कर लिया है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of rigid rod of length 10 meter with negligible mass। ये एक रॉड है, इसकी मास क्या है? नेग्लिजिबल है रॉड की, और रॉड की जो लंबाई है वो 10 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर m1 है और यहाँ पर क्या है? m2 है। तो इसका हमको पता करना है सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बोला था कि किसी को कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर हो सकता है निगेटिव आए, पॉजिटिव आए। निगेटिव और पॉजिटिव आपको एक्सिस के हिसाब से बताता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। तो हम कह रहे हैं कि हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहीं पे, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 और x2, ऐसे लिखेंगे। ये हम लोग बेसिक फार्मूला लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? इस तरह से फार्मूला लिखते हैं। अब क्या है कि एक्स सेंटर ऑफ मास तो हो गया है, तो m1 कितना है? 10 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा 10, क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 20 इंटू क्या लिखेंगे? 10 और डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? 10 प्लस 20। तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 200 डिवाइडेड बटे 30 आ गया, तो ये कट जाएगा, तो आएगा 200 डिवाइडेड 20 बटे 30 मीटर। एक सेंटर ऑफ मास हो गया। अब सोचिए कि अगर ये भी 20 kg हो, ये भी 20 kg हो, तो कितना सेंटीमीटर पर लाइज कर जाएगा? कितना मीटर पर? 5 मीटर पर। सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट कर जाएगा बीच में, और वहाँ से 10 मीटर ये पीछे रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आया है? 6.6 आ रहा है ना, 6.6। तो ये यहाँ पर तो 5 है, अगर दोनों बराबर होते तो यहाँ 5 होता ना, 5 पर होता सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब ये चला गया कहाँ? यहाँ चला गया, देख रहे हैं ना। ये जिधर ज़्यादा मास रहता है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है। तो ये मास इधर है, तो शिफ्ट कर गया क्या? m1 से, मतलब कि 10 kg से। पूछा है कहाँ से? 10 kg से। 10 kg से थोड़ा सा 5 से और आगे जा रहा है। समझ, सिंपल क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस shown in the figure. The ratio of their, है ना, वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे देते हैं ना, वेलोसिटी की आपको रेशियो पूछा है ना। तो आपको पता है कि स्लोप जो होता है, स्लोप ना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स आउट क्या? गिव्स आउट वेलोसिटी। ये काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है और काफी आसान क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेशन में ही मिल जाती है क्वेश्चन। तो आपको स्लोप का मतलब यहाँ पर tan थीटा, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो 45 डिग्री से है इसका नाम 1 दे देते हैं, है ना। और जो 45 डिग्री है तो पहले 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 नाम दे देते हैं 30 डिग्री वाला को। तो आपको क्या चाहिए? क्या? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसी से हम लोग बनाते हैं। तो tan क्या लिखते हैं? tan 30 डिग्री डिवाइडेड बटे क्या? tan 45 डिग्री। तो इसका नाम कर देते हैं क्या? V2, इसका नाम कर देते हैं V1। क्लियर है? तो V2 डिवाइडेड बटे क्या? V1 का रेशियो हो जाएगा। tan 45 जो होता है 1/√3 होता है। इसका वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये बन जाएगा क्या भाई? इसको हम लिख सकते हैं V2
रेशियो V1 और ये इसको लिख सकते हैं 1:√3। ये आंसर हो जाएगा, ये वाला है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ये फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया गया क्वेश्चन है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे सोप बबल्स के बारे में पढ़े होंगे, है ना। सोप बबल्स के बारे में ये बात लिखी जाती है, सोप बबल्स की अगर हम बात करें, इफ सोप बबल एक्सपैंड करता है द प्रेशर इनसाइड द बबल, तो बबल के अंदर प्रेशर, तो पहले आप समझिए कि ये एक बबल है, ठीक है, बबल, इसके दोनों साइड से एयर होता है ना। बाहर से इधर भी एयर होता है और इधर भी क्या होता है, एयर होता है। इसकी सेंटर हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये होती है फिल्म, इसको हम लोग फिल्म बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग फिल्म बोलते हैं, मतलब कि फिल्म का मतलब यहां पर है लेयर ऑफ वाटर, लेयर ऑफ वाटर, ये एक लेयर है वाटर का, ओके। तो हम लोग याद करते थे ऐसे कि जो चेंज इन प्रेशर जो होता है, चेंज इन प्रेशर वो यहाँ पर 4S/R होता है, पहली बात। ये हो गया सरफेस टेंशन, कहीं कहीं T भी लिखा रहता है सरफेस टेंशन को, तो ये हो गई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, और ये हो गई इसकी रेडियस। तो इसको लिखते हैं P, है ना, इन और माइनस P क्या, आउट, माने एटमॉस्फेयर वाला, है ना। तो इसको लिखते हैं 4S/R। तो P जो इन होगा वो क्या होगा, P0 प्लस 4S// क्या होगा, R होगा, ओके। इफ सोप बबल एक्सपैंड्स, जैसे एक्सपैंड करेगा तो इसकी रेडियस क्या करेगी भाई, रेडियस क्या कर देगी, बढ़ जाएगी। P0 क्या है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट रहेगा। इसकी फिल्म की जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, S है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। एक्सपेंड करेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो P इन क्या होगा, घटेगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, तो डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन काफी सिंपल है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कहाँ से क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इस तरह से क्या करेगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगी, देख रहे हैं ना ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसे जनरेट कर दिया। मैं चाहता हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो ये हो गई क्या, एक इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई, जहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगी, सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, 0। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चली गई, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज है तो, और ये जो सतह है, ये सतह, ये क्या हो गया, ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया, समझ में आया। और ये दोनों किस पे है, परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप जानते ही हैं कि ये सीधे परपेंडिकुलर होता है सतह से बाहर, अगर प्लस चार्ज बाहर, माइनस होगा तो अंदर, अगर माइनस रहेगा तो कहाँ चल जाएगा, अंदर आएगा, फिर भी 90 हो जाएगी। तो ऐसे एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, डेल्टा V इजिकल टू माइनस ई वेक्टर और डॉट क्या हो गया, डेल्टा R, तो माइनस E और डेल्टा R क्या है, कॉस थीटा, कॉस क्या पढ़े होंगे, थीटा, ये आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। और डेल्टा भी तो हम जानते हैं कि 0 होता है, इक्वी पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 0, तो कॉस थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90, यानी थीटा इजिकल टू 90। कई तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। अक्सर जब इसको पढ़ाई जाती है तो पॉइंट याद भी करवा दी जाती है बच्चों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है। यंग्स
डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। जो ये क्वेश्चन है लाइट वेव में आपको ये पढ़ना है। लाइट वेव में कुछ ऐसे बातें पढ़नी रहती है, फ्रिंग विथ करके पढ़नी रहती है। फ्रिंग विथ है ना, दो ब्राइट के है ना बीच की हम लोग दूरी को फ्रिंग विथ बोलते हैं, या कॉन्सिक्यूटिव दो डार्क है ना डार्क फ्रिंग्स को हम लोग फ्रिंग विथ बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी। ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। लेमडा आप वेव के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा है, कह रहे कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंग्स। कोई स्टूडेंट है उसको 8 फ्रिंग्स मिल रही है। तो यहाँ तो ये फ्रिंग विथ दिया हुआ है ना, ये फ्रिंग विथ दिया हुआ है। तो 8 फ्रिंग विथ इन अ सर्टेन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब यहाँ पर लेंथ से मतलब है, ऑफ ए स्क्रीन। स्क्रीन का एक सेगमेंट स्क्रीन है, मतलब बहुत बड़ी स्क्रीन होगी, वहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ आप कंसीडर कर लिए हैं है ना। तो उसमें क्या किया है आपने, 8 उसको फ्रिंग विथ मिला उस पर्टिकुलर लेंथ में, जब वेवलेंथ कितना थी 600। समझिएगा, उसको 8 तब मिला था जब लेमडा, मान लीजिए यहाँ पर लेमडा 1 है, वो है क्या 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें क्या मिलेगा जब लेमडा 2 कितना कर दिया जाए। लेमडा 2 को हम कर रहे हैं नेक्स्ट जो है वेवलेंथ 400। कहाँ है भाई, चेंज कर दिया उसी सेगमेंट में लेंथ को क्या किया, उस ऐसी वेवलेंथ को क्या कर दिया उसने, चेंज किया। पहली बात समझिए। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो एल लेंथ है, एल लेंथ उसमें कितना है N1 दिया हुआ है। ठीक है, L1 है और उसका वेवलेंथ कितना है लेमडा 1 है, लेमडा 1 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं फ्रिंग विथ। तो फ्रिंग हम ये कहना चाहते हैं कि जो फ्रिंग विथ है, समझिएगा, तो L1 ऐसे करते हैं, एल लेंथ में कितना हो गया बीटा है ना, ऐसे लिखते हैं बीटा 1 इंटू क्या हो गया N1 हो गया। बीटा क्या है, फ्रिंग विथ है ना। तो ऐसा नेक्स्ट सेम लेंथ में है ना बीटा 2 इंटू क्या लिख देते हैं N2 लिख देते हैं, दोनों की लंबाई सेम है ना। तो बीटा 1 और N1 इज इक्वल टू बीटा 2 और N2 है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई, बीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, D एंड स्मॉल d क्या है कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो गया बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा 1, तो यहाँ पर बीटा 1 लेमडा 1, इसी तरह से बीटा 2, तो फिर क्या हो गया लेमडा 2। सही है कि नहीं, कई तरीके से बना जाता है। और आप थ्योरी जब पढ़े होंगे, तो आप ध्यान दिए होंगे कि ऐसा एक फार्मूला बनाई जाती है। अब बीटा 1, तो बीटा 1 के जगह क्या लिखेंगे लेमडा 1 इंटू के इंटू N1 इज इक्वल टू है ना लेमडा 2 इंटू के इंटू N2। याद करिए जब पढ़े होंगे ना, तो इस तरह से भी फार्मूला बनाया गया होगा, है ना। बताया गया होगा कि अलग अलग वेवलेंथ है, लेकिन जो ब्राइटनेस बन रही है वो सेम पोजीशन में बन रही है, तो उसमें भी लंबाई बराबर का कैसा फार्मूला बना होगा। तो आपके पास यहाँ पे लेमडा 1 600 है और लेमडा 2 400 है ना। तो लेमडा n जो है 600 नैनोमीटर, और यहाँ पर ये दे रखा है आपको 8, ये दिया 8 ओके। और यहाँ पर हो गया लेमडा 2 आपको दिया हुआ 400 नैनोमीटर, और यहाँ पर पता करना है आपको N2 नैनोमीटर 2, और ये कट गया है ना। ये हो गया आपको 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2 इज इक्वल टू N2, यानी N2 इज इक्वल टू आ गया आपको 12। ये जानते हैं ये क्वेश्चन NCERT में भी होगा, है ना। तो मैंने क्या किया है कि इसको लेक्चर वाइज सोल्व किया है। तो 1 से लेकर 5 तक मैंने एक छोटा सा लेक्चर में सोल्व किया है, क्योंकि मिटाने में और थोड़ा मोबाइल से बनाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5 to है ना 6 to 10 करेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।